Hello students, welcome back. Well, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये हमारा टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर वीडियो था वहां पर हमने बात की थी अबाउट व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज और साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में टेलर ने जो प्रिंसिपल सजेस्ट किए हैं उन प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था और उसके साथ कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में बताई गई थी उनके बारे में हमने डिटेल्स में देखा था। इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे क्यों या किस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है बाय वेरियस मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, चाहे फिर वो मैनेजरियल लेवल पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स हों या फिर एम्प्लॉयर्स हों और या इवन जो वर्कर्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो वर्कर्स भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और कुछ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म उनके तरफ से भी ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस करने को मिले हैं। तो ये जो एक जनरलाइज्ड हमने यहाँ पर एक लिस्ट उसकी प्रिपेयर की है कि ऑन व्हाट ग्राउंड यूजुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों उसकी आलोचना की गई है, किन बिंदुओं पर आलोचना होती है। एट द सेम टाइम हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने से ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदे होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बात करते हैं, फिर हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं एडवांटेजेस या बेनिफिट्स की बात करता हूं, जो भी प्रैक्टिसेस साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में अमल में लाई जाती है या जिनको आप परफॉर्म करते हैं, जिनको आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे उन प्रिंसिपल्स को जब प्रैक्टिस किया जाता है या जो टूल्स एंड टेक्निक्स सजेस्ट किए गए हैं उन टूल्स एंड टेक्निक्स को जब आप यूज करते हो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहाँ कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपको एज मैनेजर हेल्प मिलती है, क्या बेनिफिट आपको होते हैं। तो उसके लिए देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। पहली चीज है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ होल बात करूं तो ज्यादा जो एम्फसाइज दिया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वो इंडस्ट्रीज के ऊपर दिया गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर दिया गया था। तो पहला जो एक बेनिफिट या एडवांटेज होता है वो यही है कि इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आप लोअर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हमने देखी थी लाइक मोशन स्टडी से लेके टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और फिर साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं असिस्ट करती है इन ब्रिंगिंग डाउन योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला जो बेनिफिट है जो बहुत क्लियर और एक ऑब्वियस जो एक एडवांटेज आपको मिलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, वो है कि आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर दूसरा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जब मैं कार्य क्षमता की बात करता हूं तो जिस तरह से एक प्रॉपर मेंटेनेंस जब हम करते हैं किसी मशीन का तो उसकी जिस तरह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं टाइमली जो है सर्विस कराऊं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम उसका जो भी वियर एंड टियर है अगर मैं उसका प्रॉपर ध्यान रखूं तो मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, मशीन की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली जैसे जो टेलर्स ने सजेस्ट किए थे पॉइंट्स, अगर मैं उन पॉइंट्स पे जाऊं, अगर मैं लोगों के मैक्सिमम पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए उनको उस डायरेक्शन में ग्रो करूं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो स्किल्स और एक्सपर्टीज आ जाता है कि उनकी भी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो नॉट ओनली मशीन्स, ह्यूमन बीइंग्स दोनों की वर्क एफिशिएंसी या ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो
एज ए रिजल्ट आपको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मिलती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। फिर एक अगर हम पॉइंट देखें तो वो है आपका लेस प्रोडक्शन या ऑपरेशनल टाइम। जैसे हमने देखा था टाइम स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं हम जो भी टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स को, उन साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके कम से कम कितने समय में हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल टाइम होता है, ठीक है, एक तो जो टाइम है, जो ऑपरेशन का टाइम है वो, प्लस उसके साथ साथ जब मैं लीड टाइम की बात करता हूं, लीड टाइम के कॉन्सेप्ट को जब मैं एड्रेस करने जाता हूं तो उसके थ्रू ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसकी टाइम, ठीक है, नॉट ओनली द कॉस्ट। जैसे वैसे तो कहा जाता है कि लाइक टाइम इटसेल्फ इज अ मनी। तो अगर मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज की ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाहता हूं तो जितना टाइम कंज्यूम होता है उस एक्टिविटी के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा टाइम भी कम कर दूं तो उतने में भी हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, अगर मैं मशीन को कंटिन्यूअसली वर्क में लेता हूं, वेल एंड गुड। अगर आइडल टाइम की मैं बात करूं कि मशीन कितने समय खाली रहती है, तो अगर आइडल टाइम हम कैलकुलेट करने जाए, अगर उस आइडल टाइम को भी हम कहीं ना कहीं उस मशीन को यूज में ले लें, ठीक है, तो उससे भी कॉस्ट बची जा सकती है। जितने समय मशीन ऑन है, मशीन ऑन में उसका कंजम्पशन तो हो रहा है, फ्यूल का कंजम्पशन जा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जा रहा है। अब अगर मैं टाइम ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा कम कर दूं, कर्टेल कर दूं, तो उतना फ्यूल का या बाकी जो मेंटेनेंस है या बाकी चीजें हैं तो उसके कॉस्ट को मैं कम कर सकता हूं। तो एक चीज या एक बेनिफिट जो मुझे और मिल जाता है वो है मेरा टोटल टाइम, प्रोडक्शन का टाइम या जो ऑपरेशन का टाइम है वो। एंड फाइनली समवेयर समहाउ ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये आपको वेस्टेज को भी कम करने में हेल्प करते हैं। जब एफिशिएंसी बढ़ रही है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो जब बेस्ट पॉसिबल वे में आप किसी मटेरियल को यूज करोगे, जब मैं रिसाइकलिंग की बात करता हूं, जब मैं रिड्यूस और रिडक्शन, जैसे वो आपके जो लाइक वेस्ट मैनेजमेंट में जब हम आर्स की बात करते हैं, रिसाइकिल और रीयूज की जब मैं बात करता हूं, तो रिसाइकलिंग और रीयूज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। एक तो पहली चीज, बेस्ट तरीके से किसी भी रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं हम वेस्टेज, लाइक अगर कोई स्क्रैप भी है तो उसको भी समहाउ अगर हम यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका किसी तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो दैट मस्ट बी डन, वो वैसा किया जाना चाहिए। तो साइंटिफिक तरीके से, लेट्स से जैसे शीट ऑफ पेपर ही होता है, अगर मैं एक शीट ऑफ पेपर को लाइक उससे कुछ बनाना चाह रहा हूं, उससे कुछ स्टफ बनाना चाह रहा हूं, तो उसको काटने का या उसको ब्रेक करने का भी एक प्रॉपर तरीका हो सकता है। तो कैसे हम उसको बेस्ट तरीके से यूज करें जिससे कि एक एक बहुत फाइन जो स्ट्रिप्स भी अगर हम काटते हैं तो उसको भी कहां कैसे यूज लिया जा सकता है। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, होता है जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं, तो अब अगर जैसे आपने देखा होगा कई बार जो टेलर्स होते हैं वो मार्किंग करते हैं, तो किस तरह से आप उसका कटिंग करेंगे, ठीक है, वहां पे अगर आप प्रॉपर डिमेंशंस और सारी मेजरमेंट्स और सब चीजों की बात करते हैं, अगर उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करके अगर आप चीजों को स्ट्रक्चर करके करेंगे तो हो सकता है वहां से कपड़ा बचाया जा सकता है और उस कपड़े को कहीं और भी आप इस्तेमाल ला सकते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो वेस्टेज भी कम हो सकता है। देन जब बात आती है क्रिटिसिज्म की, तो नो वन इज परफेक्ट, है ना, हर किसी में कुछ ना कुछ बुराई होती है, ना कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है, ना कोई अप्रोच परफेक्ट हो सकती है। तो जब बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी, तो ऑन वेरियस फ्रंट बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, किया गया है, आगे भी उसको क्रिटिसिज्म इन वन और दी अदर फॉर्म फेस करने को मिल सकता है। बट यहां पर दो डिफरेंट
पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिए हुए हैं, एक वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक एम्प्लॉयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एम्प्लॉइज क्यों क्रिटिसाइज करते हैं और एम्प्लॉयर्स क्यों क्रिटिसाइज करते हैं वो हम देख लेते हैं। वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, पहला जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो रहता है वर्कर्स का वो ये है कि इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब आप फंक्शनल फोरमैनशिप को डेवलप करने की बात करते हैं, जब आप लोगों को ट्रेन करने की बात करते हैं, तो एवरीवन इज नॉट दैट मच, हम बोल सकते हैं कि वो उतना सक्षम नहीं होता है। तो हर किसी का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति होती है, जो उनका कार्य कौशल होता है, वो वेरी करता है। तो हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। अब जब आप कोई स्टैंडर्ड सेट कर देते हो तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके उस पैरामीटर में, आपके उस क्राइटेरिया में फिट बैठे। इट मे लीड टू रिजेक्शन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज। तो जब हम बात करते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन की, तो जिस आधार पे आपने उनको साइंटिफिकली जिन लोगों को सिलेक्ट किया है, जो लोग आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, उनको समहाउ आपको एक्सक्लूड करना होता है प्रोसेस से, और उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जब आप इफ यू गो बाय द नंबर्स, जब आप हर चीज के लिए कुछ डेडलाइंस फिक्स कर देते हैं, जब आप सब चीज को स्टैंडर्डाइज कर दोगे, तो वहां पर यह भी हो सकता है कि उसके बिलो अगर आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट मींस एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स दे मे इंटरप्रेट इट एज एक्सप्लॉयटेशन। उनको ऐसा लग सकता है कि उनका शोषण हो रहा है। मशीन से काम लेना, मशीन आपको स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट दे सकती है। फैटिग स्टडी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हो सकता है ऑन वन और दी अदर ओकेजन लोगों को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जितना टाइम कंज्यूम होता है उतना नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब आप बेंचमार्क सेट कर देते हैं किसी चीज के लिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो हो सकता है कि उनको उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देने पड़े, और वहां पर वर्कर्स का एक व्यू ये आ सकता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर मोनोटोनी, जब मैं बात करता हूं रिपीटेटिव नेचर का कोई काम होता है, जब आप फंक्शनल फोरमैनशिप को डेवलप करने की बात करते हैं, एक ही किसी एरिया में आप लोगों को फर्दर ग्रो करने की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू लेक ऑफ वैरायटी वहां पे उनको मोनोटोनी एक्सपीरियंस करने को मिले। लोगों का ऐसा कहना हो सकता है कि ठीक है, दे आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्रिएटिविटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मोनोटोनी आ सकती है। ओवर स्पीडिंग, कहीं ना कहीं एक प्रेशर लोगों के ऊपर रहता है स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, टाइमिंग्स को मैच करने के लिए, उसके चलते ओवर स्पीडिंग की एक प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। और फिर कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है ऐसा लगता है वर्कर्स को कि उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न वर्कर्स का हमेशा से रहा है। जब बात आती है मशीन्स को कॉम्पीट करने की, कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करने की, तो वहां पर वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी एक सोच रह सकती है। फिर अगर मैं एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, हर कोई एम्प्लॉयर, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्षम नहीं होती है कि लाइक जो भी हमने अलग अलग टूल्स टेक्निक्स की बात की थी, उन सभी को वो इंप्लीमेंट कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक तो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न एम्प्लॉयर्स के एंड पे होता है वो यह है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको प्रैक्टिस में लेके आना एक एक्सपेंसिव अफेयर है। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉस्टलियर जाता है। विद इन बजट अगर है वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत सी बार वो जो बजट के इश्यूज होते हैं वो आते हैं, और ये एक कंप्लेंट यूजुअली एम्प्लॉयर्स की तरफ से देखने को मिलती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है। एंड फिर नेक्स्ट जो एक कंप्लेंट यूजुअली आ सकती है वो है टाइम कंज्यूमिंग। अब ये सारा जो इतना आप एनालिसिस करते हैं, जो अलग अलग आप साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करने की, यूज करने की बात करते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना वो एक टाइम कंज्यूमिंग
ठीक है, एक लेंथी प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नो डाउट लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स होते हैं, बट अगर आप एक छोटे टाइम पीरियड को कंसीडर करके देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं आप यही एक कंप्लेन करेंगे कि ठीक है, फाइन, इट इज a time consuming process. So this is it, benefits और criticism, ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के रेस्पेक्ट में कवर अप किए। सो विद दैट वी हैव कम टू ए कंक्लूजन। ये जो हमारा टॉपिक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक है, ये हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एक नए टॉपिक को नए लेक्चर वीडियो में हम आपके सामने फिर से लेके आएंगे। अंटिल देन देखते रहिए, सीखते रहिए।